हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी और पहला चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, अभी तक हम पिछला जो भी थ्योरी थी आपके चैप्टर 1 की वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ भी बचा नहीं है इसमें। तो आज हम जो करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो पेपर में आए हुए हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप पीछे की सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, रिवीजन कर लिया होगा। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, इसके आंसर आप खुद देंगे और देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। अभी हमने पीछे पढ़ा था करंट नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर ये जो हैं कुछ आइटम्स दे रखी हैं ये, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी करंट आइटम है, कौन सी नॉन करंट। जैसे मशीनरी है, मशीनरी क्या होगी, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है और लायबिलिटी है। सबसे पहले वो क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एसेट है, एसेट या फिर लायबिलिटी है। ठीक है, अगर एसेट है तो क्या ये करंट है या नॉन करंट है, और लायबिलिटी है तो करंट है या नॉन करंट है। तो पहले क्या ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि एसेट है या लायबिलिटी, और एसेट है तो करंट है या नॉन करंट, लायबिलिटी है तो करंट या नॉन करंट। ठीक है, तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ। ठीक है, या वो खुद करना है, सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। अगर मैं करा दूंगा तो आपने क्या किया, बस वीडियो देखी और चल दिए। मेरा काम ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी और ख़त्म। मेरा काम है कि आपको एग्ज़ाम में पास कराना। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे। आपको पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, एग्ज़ाम में लिखना आप ही को पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो नहीं समझें, इसे पूरी लाइव क्लास ही है आपकी। तो या वो खुद करना है। ठीक है, इसमें करना कैसे है कि मशीनरी है, मशीनरी एसेट है या लायबिलिटी, पहले ये डिसाइड करो। भाई मशीनरी आपने खरीदी तो आपकी एसेट बन गई ना। ठीक है, देना थोड़ा ना इसे किसी को। लायबिलिटी तो तब होती मैं उसे ले क्या करता, उधार पे लेता। उधार पे लेता तो ये मशीनरी मेरी लायबिलिटी नहीं होती, जिसको देना है उसकी लायबिलिटी होती है, उस बंदे के लिए लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, उस बंदे जिसको मैंने पे करना है, जिस कंपनी को पे करना है, तो वो अलग हो जाता है, वो मेरे क्या होते हैं, क्रेडिटर हो जाते हैं। लेकिन मशीनरी मेरी एसेट हो जाती है, क्योंकि उधार पे खरीदी तो भी मेरी मशीनरी तो मेरी एसेट ही बन गई, तो ये मेरी एसेट हो गई। अब एसेट में ये करंट है या नॉन करंट है, करंट यानी कि जो 1 साल के अंदर यूज़ होकर ख़त्म हो जाए, और नॉन करंट जो मुझे 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो मशीनरी जनरली जो होती हैं वो 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, कोई भी मशीनरी हो, विद इन ईयर तो ख़त्म होती ही नहीं वो मशीनरी। तो ये मेरी नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट को फिक्स एसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टिक लगाने इन सब में। ये पूरी टेबल को आप नोट करें अपनी नोटबुक में और टिक लगाएं और मुझे भेजें। और यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है और आप चाहते हैं कि मैं कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मैं इसे करा के बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क है। देखिए, अब कुछ फिल द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट वर्ड क्या आएगा, क्योंकि पीछे जो पढ़ाया है उसी में से सब कुछ है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो पहला जो है, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन, जो वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना किस पर आधारित होती है, डैश पर आधारित होती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आती है वो किस पर आधारित होती है, बताइए। आपने पढ़ा हुआ है ना। आइडिया सोच लिया आपने, मैं बताऊँ आंसर। आंसर है इसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पहला चीज़ तो हमने यही पढ़ा था अकाउंटेंसी में कि अकाउंटेंसी तो होती ही उसकी है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो, जिसमें पैसे का लेन देन हो, मॉनेटरी टर्म में हो। अगर वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो हमारी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अगर मॉनेटरी टर्म में है तो ही वो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि आर्थिक। फिर आता है इंटरनल यूजर्स आर डैश ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो आंतरिक उपयोगकर्ता एक व्यवसायिक इकाई के कौन होते हैं, जो याद करिए जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था हमने, इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र्स, यही पढ़ा था ना दो। तो इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं हमारे, याद आ गया कुछ। इंटरनल यूज़र्स कौन है हमारे, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, किस लिए, ताकि वो डिसीजन ले सकें। और एम्प्लॉयज़ को किस लिए देते हैं, एम्प्लॉयज़ देखता है ना बिज़नेस की सिचुएशन अच्छी है तो मेरी जॉब सिक्योर रहेगी। ठीक है, ये हो गए आपके एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट यानी प्रबंधक और कर्मचारी। सी कहता है डैश वुड मोस्ट लाइकली यूज़
एन एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द बिजनेस एंटिटी इज एलिजिबल फॉर लोन। तो कोई व्यावसायिक ऋण इकाई ऋण के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए उसकी वित्तीय सूचना का उपयोग करना चाहेगा। कौन करना चाहेगा? अब भाई किसी को लोन देना है कंपनी को, तो कौन देखेगा, कौन इसके बारे में जानना चाहेगा? बताइए। क्रेडिटर्स लोन देंगे ना, उसे मटेरियल उधार देंगे या लोन देंगे तो क्रेडिटर्स देंगे। तो क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं, यानी कि देनदार, लेनदार। ठीक है। डी, इंटरनेट हैज़ असिस्टेड इन डिक्रीजिंग डैश इन इशूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू यूज़र। तो इंटरनेट ने क्या कर दिया है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए? यहाँ पर ना ये जो है आगे पीछे हो गया है, ये वाला जो है ये यहाँ पर आएगा, इसका हिंदी ये है और इसका हिंदी ये है। ठीक है, ये आप हिंदी मीडियम वाले देख लेना, इसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये है इंटरनेट वित्तीय सूचन उपयोगकर्ताओं की जारी करने के डैश में कमी लाने में सहायक है। किस चीज़ में कमी लाने में सहायक है? इंटरनेट से क्या हो गया है? इंटरनेट से क्या हो गया? फास्ट हो गया काम। ठीक है, तो समय जो है वो कम लगता है, तो टाइम गैप। ठीक है, ये हो गया टाइम गैप, समय अंतराल जो है वो कम हो गया। तो डैश यूजर ई है, यूज़र आर ग्रुप ऑफ आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूज़ इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट बिजनेस एंटिटी। तो व्यवसाय के बाहर के लोग जो, इसकी जो हिंदी है ना ये वाली है और इसकी हिंदी जो है ये वाली है। व्यवसाय के बाहर के लोग होते हैं जो व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। कौन लोग होते हैं जो सूचना का उपयोग करते हैं? बाहर के लोग, साफ साफ लिखा है बाहर के लोग, एक्सटर्नल होगा ये। ठीक है, तो कौन है ये? एक्सटर्नल। ठीक है, फिर एफ, इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रिलेवेंट इफ। इंफॉर्मेशन जो है उपयुक्त होगी, रिलेवेंट होगी, कब होगी? जब ये क्या होंगे? फ्री फ्रॉम बायस, अशुद्धि से मुक्त होंगे। ठीक है, तभी वो रिलेवेंट है। अगर उसमें कोई बायस है, कोई अशुद्धि है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है गलत है। उसकी डिटेल पढ़ ही रखा है ना हमने। आप एक बार अगर समझ में ना आ रहा हो तो पीछे वीडियो जाके जरूर देखें। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड्स विद डैश। तो लेखांकन प्रक्रिया डैश से प्रारंभ होती है और डैश पर समाप्त होती है। कब शुरू होती है? एक याद है हमने एक सर्कल पढ़ा था कि शुरू कब से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है। एक गोल सर्कल पढ़ा था ना, पूरा चक्र बताया था उसका। कहाँ पे शुरू होती है? सब किससे? आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से होती है। और ख़त्म कहाँ होती है? इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देने पे ख़त्म हो जाती है। यही चक्र था इसका। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, सौदों की पहचान करना और सूचना का संप्रेषण करना। अब है एच, कहता है अकाउंटिंग मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ डैश यूनिट्स। बताइए, लेखांकन व्यवसाय प्रक्रिया लेन देनों को डैश के रूप में मानती है। किस में मापती है? जो हमने पढ़ा था शुरू में, पहला जो टॉपिक पढ़ा था यही था। मॉनेटरी टर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। यही तो आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं है। मॉनेटरी टर्म में है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डिंग इन डैश ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं? चिन्हित और मापित आर्थिक घटनाओं को डैश में अभिलेखित करना चाहिए। तो किस ऑर्डर में होती हैं वो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि कालक्रम के अनुसार में। यानी कि जो पहले इवेंट हुआ है उसको पहले रिकॉर्ड करना है, जो बाद में इवेंट हुआ जो उसको बाद में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसमें आप चेक करके मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन थे। 9 फिल इन द ब्लैंक्स में से कितने आपने सही बताए थे, ये आप ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहता है यू आर ए सीनियर अकाउंटेंट, व्हाट 3 स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल एंड डिसीजन यूजफुल।
तो आप एक कंपनी के वरिष्ठ लेखाकार हैं और आप अपनी कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं निर्णयों को उपयोगी बनाने के लिए कौन से 3 कदम उठाएंगे? बताइए कौन से 3 चीज़ें हैं, हमने पढ़ी थी पीछे थ्योरी में, याद है? रिलायबिलिटी, वेरिफिएबिलिटी, फेथफुलनेस एंड न्यूट्रलिटी। एक तो विश्वसनीयता यानी कि प्रामाणिकता, निष्ठा और तटस्थता। तो रिलायबल होना चाहिए पहले तो, फिर वेरीफिएबल भी हो, वेरीफाई भी कर सके, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया है। फिर फेथफुल भी हो, उस पर विश्वास भी किया जा सके, और न्यूट्रलिटी भी हो। फिर आता है रिलीवेंस, वो रिलीवेंस होना चाहिए, टाइम लाइन में होना चाहिए। यानी कि ये हमने पढ़ा था ना, एक एग्जांपल लिया था कि भाई मेरे को प्रोडक्शन की रिपोर्ट जो है कितना स्टॉक है शाम को चाहिए, आप सुबह दे रहे हैं रिपोर्ट तो कोई फ़ायदा नहीं ना, तो वो टाइम पे आनी चाहिए। यानी कि रिलीवेंस तो कब है, जो वो टाइम पर आए। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, एक तो समझने योग्य हो, यानी कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अगले वाले मैनेजमेंट भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। ये ऐसा ना हो कि आप कम्युनिकेट कुछ कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो है कुछ और कम्युनिकेट हो रही है। और कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि तुलना करी जा सके उसकी, दूसरे कंपनीज़ के बैलेंस शीट है और हमारी है, उसे तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकें, इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बताना है कि एक तो हमारे पास इवेंट है, ठीक है, और दूसरा है कि उसमें इंटरेस्टेड ग्रुप कौन से होंगे, किन लोगों को यहाँ पे हमें वो लिखना है कि कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे इस इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखो वैट एंड अदर टैक्सेस लायबिलिटी फॉर फर्म, इसमें कौन इंटरेस्टेड होंगे? टैक्स है, टैक्स के लिए में कौन इंटरेस्टेड होगा? गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी ना, गवर्नमेंट को चाहिए भाई कितना आपने सेल किया है उस पर कितना टैक्स दे रहे हैं। फिर पोटेंशियल फॉर पे, अवार्ड एंड बोनस, अब ये इसमें कौन इंटरेस्टेड होगा? बोनस दे रहे हैं, बोनस किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होंगे। फिर एथिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ फर्म, तो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, किसकी में आती है? इन्वायरमेंटल एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी में आती है। ठीक है, सोशल पर्सन्स जो होंगे वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। वेदर द फर्म हैज़ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं है, उसमें कौन इंटरेस्टेड होगा? इन्वेस्टर होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, तो इसमें जो लोन देंगे, लोन कौन देगा? लेंडर देंगे। ठीक है, तो वो आउटसाइडर एजेंसीज होंगी जो उन्हें लोन देना चाहेंगी, तो लेंडर्स कहते हैं, उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके बैंक भी आ गए, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ भी आ गई और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी कौन देखेगा? प्रॉफिटेबिलिटी से किसको मतलब होगा? उसके क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स देखेगा भी इसकी परफॉर्मेंस सही है तभी तो आपको माल देगा उधार पे, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ फर्म टू कैरी ऑन प्रोवाइडिंग ए सर्विस और प्रोडक्ट, अब यहाँ पे कौन ये सर्विस आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, प्रोडक्ट उसका सही है नहीं है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो भी रहा नहीं हो रहा, तो ये कौन देखेगा? कस्टमर देखेगा। कस्टमर देखा कि हाँ भाई ये सब कुछ है तो ये आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला तो गवर्नमेंट रेगुलेटरीज आ गई, मैनेजमेंट को, फिर आपका इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में कौन आ गया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप आ गए। फिर लोन कौन देगा? लॉन्ग टर्म फ्यूचर कौन देखेगा? जो लेंडर हैं जो लोन दे रहे हैं। फिर प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर परफॉर्मेंस कौन देगा? सप्लायर और क्रेडिटर्स जो हैं जो मटेरियल आपको दे रहे हैं। फिर प्रोडक्ट की सर्विस वगैरह के लिए कस्टमर हैं। ठीक है, क्लियर?